हेलो एवरीवन, दिस इज स्नेहा। तो आज से मैं क्रॉनिकल मैगजीन जो जुलाई मंथ की है, जिसमें मई मंथ के करंट अफेयर्स को कवर किया गया है, उसको कंप्लीट कराऊंगी। तो आज जो मैं टॉपिक स्टार्ट करूंगी वो राज्य समाचार से करेंगे, और राज्य समाचार में भी सबसे पहले हम उत्तर प्रदेश के समाचार को देखेंगे, क्योंकि उत्तर प्रदेश का एग्जाम है। तो वो सबसे पहले हम उसके वन लाइनर और उसके न्यूज़ को कवर अप करेंगे। तो चलो बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। तो जो हमारा पहला न्यूज़ है वो है बफर में सफर योजना। तो 26 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के वन एवं वन्यजीव विभाग ने बफर में सफर योजना के नाम से एक नई इको टूरिज्म पहल शुरू की है। तो क्या है ये? एक इको टूरिज्म पहल है। फिर हम देखते हैं कि योजना का उद्देश्य क्या है। तो इस योजना का प्राथमिक लक्ष्य बाघ अभयारण्यों के बफर क्षेत्रों में सतत और पर्यावरण अनुकूल पर्यटन को बढ़ावा देना, इसके साथ साथ स्थानीय समुदायों को पर्यटन क्षेत्र में प्रशिक्षण और रोजगार के अवसर प्रदान कर सशक्त बनाना, साथ ही जैव विविधता संरक्षण को समुदाय के नेतृत्व में प्रोत्साहित करना। तो बफर में सफर योजना का जो मुख्य उद्देश्य है, तो एक तो जितने भी टाइगर रिजर्व्स हैं उनके क्षेत्रों में, मतलब कि एक पर्यावरण, वहाँ पे जो पर्यटन है, जो टूरिज्म है, उसको बढ़ावा देना है। और जितने भी स्थानीय समुदाय हैं उनको ट्रेनिंग और उनको एक तरह से रोजगार के अवसर प्रदान करके उन्हें सशक्त बनाने का जो लक्ष्य है वो इस बफर में सफर योजना के तहत किया जाएगा। अब अगर हम देखें तो इसके कार्यान्वयन क्षेत्र को देखने, तो ये योजना जो है वो दुधवा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के प्रमुख बाघ रिजर्व बफर जोन में लागू की जा रही है। ये याद रखिएगा, जो दुधवा, पीलीभीत और लखीमपुर खीरी के जो प्रमुख टाइगर रिजर्व क्षेत्र हैं उन पे लागू किया जा रहा है। साथ ही सोह गोरबा और कतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य जैसे पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण क्षेत्रों को भी इसमें शामिल किया गया है। पर्यटन अवसंरचना विकास, जो दुधवा टाइगर रिजर्व है उसमें एक आधुनिक सूचना केंद्र भी स्थापित किया गया है, जो आगंतुकों को क्षेत्र की वनस्पतियों, जीव जंतुओं और संरक्षण प्रयासों की शैक्षिक जानकारी प्रदान करेगा। तो बफर में सफर योजना का आप उद्देश्य ध्यान में रखिएगा। कब इसको कार्यान्वित किया गया है उसकी डेट याद रखिएगा। और इसके जो ये याद रखिएगा कि दुधवा टाइगर रिजर्व में एक आधुनिक सूचना केंद्र भी स्थापित किया गया है। तो दुधवा टाइगर रिजर्व को अपने दिमाग में जरूर रखिएगा। दूसरा जो न्यूज़ है वो है पहली जंगल सफारी विस्टाडोम ट्रेन का शुभारंभ किया गया है। तो 26 मई 2025 को भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने भारत की पहली विस्टाडोम जंगल सफारी ट्रेन की शुरुआत की है। तो किसने की है? तो भारतीय रेलवे और उत्तर प्रदेश सरकार ने की है। भारत की पहली है, तो ये एग्जाम पर्सपेक्टिव से इम्पोर्टेंट है। और कब इसकी शुरुआत की गई है, तो डेट भी याद रखिएगा, क्योंकि अब एग्जाम में डेट भी पूछे जा रहे हैं। तो 26 मई 2025 को। इसका मुख्य तथ्य में ये याद रखिए कि जो ये जंगल सफारी विस्टाडोम है, ये जो ट्रेन है, ये कतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य को दुधवा टाइगर रिजर्व से जोड़ेगी। तो कतनिया घाट वन्य जीव अभयारण्य और दुधवा टाइगर रिजर्व को ध्यान में रखिएगा, क्योंकि इन दोनों क्षेत्रों को ये जोड़ेगी, जिससे यात्रियों को उत्तर प्रदेश की समृद्ध जैव विविधता का अनुभव मिलता है। तो कहीं ना कहीं ये भी एक पर्यटन को बढ़ावा देने की एक पहल है। और ये जो ट्रेन है ये साप्ताहिक यानी कि वीकली पे चलेगी। और एक गंतव्य तीन वन, ये जो पहल है ये उत्तर प्रदेश इको टूरिज्म बोर्ड की एक गंतव्य तीन वन थीम का हिस्सा है, जिसका उद्देश्य क्या है? दुधवा राष्ट्रीय उद्यान, कतनिया घाट और किशनपुर वन्यजीव अभयारण्य को एक संयुक्त पर्यटन स्थल के रूप में विकसित करना है। तो एक तरह से ये भी जो योजना है सरकार की, वो कहीं ना कहीं पर्यटन को बढ़ावा दे रही है। तो इसको भी आप ध्यान में रखिएगा। अब जो तीसरा न्यूज़ है वो है भारत का सबसे बड़ा टाइटेनियम और सुपरलॉय समारकी संयंत्र। तो जो ये भारत का पहला टाइटेनियम और सुपरलॉय समारकी संयंत्र है, इसको कहाँ पर इसका उद्घाटन जो है वो कहाँ पर किया गया है? तो आप याद रखिएगा, इसको लखनऊ में उद्घाटित किया गया है केंद्रीय रक्षा मंत्री और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा। और कब किया गया है? तो 15 मई 2025 को किया गया है। अब इसके मुख्य तथ्य को अगर हम देखें, तो ये जो संयंत्र है ये प्लांट पीटीसी इंडस्ट्रीज लिमिटेड की सहायक कंपनी एरोलॉय टेक्नोलॉजीज लिमिटेड द्वारा संचालित है, जो 50 एकड़ क्षेत्र में फैला है। और इसकी जो वार्षिक उत्पादन क्षमता है वो 6000 टन है। और अगर हम आगे देखें तो आधुनिक तकनीकें
इतना नहीं है इम्पोर्टेंट, लेकिन फिर भी आप एक सरसरी निगाहों से देख लीजिएगा। अतिरिक्त सुविधाएं रक्षा औद्योगिक गलियारा, ये जो परियोजना है ये उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत विकसित की जा रही है, क्योंकि एग्जाम में पूछा जा सकता है कि ये किसके अंतर्गत ये जो योजना है वो विकसित की जा रही है। तो इसको याद रखिएगा, ये परियोजना उत्तर प्रदेश रक्षा औद्योगिक गलियारे के अंतर्गत विकसित की जा रही है, जिसका उद्देश्य जो है वो भारत को वैश्विक रक्षा विनिर्माण केंद्र के रूप में स्थापित करना है। इसका अगर महत्व और उपयोग की हम बात करें तो ये जो टाइटेनियम है एक हल्की, मजबूत और जंगरोधी धातु है, जिसका उपयोग विमानन, रक्षा, दंत चिकित्सा और संयुक्त प्रतिस्थापना में किया जाता है। यूपीडीआईसी के 6 नोड्स अलीगढ़, आगरा, कानपुर, चित्रकूट, झांसी और लखनऊ में इसका विस्तार हो रहा है। अब जो तीसरी न्यूज है वो एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से भी इम्पोर्टेंट है और करंट में है, तो इसको ध्यान में रखिएगा। गोमती नदी शहरीकरण और प्रदूषण से उत्पन्न संकट। तो हाल ही में गोमती नदी में जो है वो ऑक्सीजन की कमी, फेकल कैलिफॉर्म की अधिकता और अनुपचारित सीवेज की बढ़ती मात्रा को लेकर पर्यावरण विशेषज्ञों और नागरिकों में गंभीर चिंता जताई जा रही है। जो गोमती नदी है उसमें ऑक्सीजन की कमी हो गई है, और उस ऑक्सीजन की कमी होने का जो मुख्य कारण बताया जा रहा है वो बताया जा रहा है कि उसमें जो सीवेज की मात्रा, जो इंडस्ट्री से सीवेज निकलती है वो सीधा गोमती नदी में जा रही है, जिससे गोमती नदी का पानी जो है वो प्रदूषित हो रहा है। अब यहाँ पर गोमती नदी को लेकर कुछ स्टैटिक पोर्शन भी कवर अप किया है। लाइक जो गोमती नदी है वो गंगा नदी की 960 किलोमीटर लंबी सहायक नदी है, जो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा से निकलती है। कहाँ से निकलती है? उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले के माधो टांडा से निकलती है और गाजीपुर के कैथी में गंगा से मिल जाती है। लखनऊ में नदी को शहरीकरण के कारण बढ़ते खतरों का सामना करना पड़ रहा है, जिसमें निम्न ऑक्सीजन स्तर और बढ़ता माल प्रदूषण शामिल है। तो जो गोमती नदी है वो कौन से शहर के समीप स्थित है? तो लखनऊ शहर के समीप स्थित है, इसको भी याद रखिएगा, स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। उसके बाद मेगा टाउनशिप परियोजनाएं लखनऊ विकास प्राधिकरण, वेलनेस सिटी, आईटी सिटी, एजुकेशनल सिटी और प्रबंध नगर जैसी 4 प्रमुख परियोजनाओं की योजना बना रहा है। अन्य विकासों में अनंत नगर, मोहन रोड, एरो सिटी, अमोसी हवाई अड्डा शामिल है। ये टाउनशिप गोमती के किनारे स्थित है। टाउनशिप को भी याद रखिएगा, एग्जाम में पूछ सकते हैं कि ये जो मोहन रोड या फिर एरो सिटी का टाउनशिप है वो कहाँ पर है। तो हमें पता होना चाहिए कि गोमती की नदी के किनारे स्थित है, क्योंकि गोमती नदी जो है वो करंट अफेयर्स में है, तो एक स्टैटिक पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट बन जाती है। तो इन सब चीजों को भी याद रखिएगा। अब जो अगली न्यूज है वो है कृषि सखी योजना, जो कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को प्राकृतिक खेती के लिए प्रशिक्षण दे रही है। तो ये कृषि सखी योजना जो है, जो उत्तर प्रदेश की महिलाएं हैं उन्हें जो प्राकृतिक खेती है कैसे की जाती है उसकी एक ट्रेनिंग देगी। तो पूछा जा सकता है कि कृषि सखी योजना किससे रिलेटेड है, तो हमें पता होना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को प्राकृतिक खेती के लिए जो ट्रेनिंग है उसके तहत इस योजना को चलाया जा रहा है। तो ये योजना जो है वो 2 मई 2025 को उत्तर प्रदेश सरकार ने प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देने के लिए महिलाओं को कृषि सखी के रूप में प्रशिक्षित करने का निर्णय लिया है। और इसका उद्देश्य, ध्यान रखिएगा, ये योजना जो है वो महिलाओं की कृषि क्षेत्र में भूमिका को औपचारिक पहचान देगी और उन्हें आर्थिक व सामाजिक रूप से आत्मनिर्भर बनाने का उद्देश्य रखेगी। अब ये जो चयन प्रक्रिया है इनमें उन्हीं महिलाओं को चयनित किया जाएगा जो कि स्थानीय निवासी होंगी, वहाँ की सेल्फ हेल्प ग्रुप यानी कि स्व सहायता समूह से जुड़ी होंगी, या फिर कृषि कार्य में सक्रिय हो, या फिर उनकी जो प्राथमिक उनके अंदर जो है उनके पास न्यूनतम प्राथमिक शिक्षा प्राप्त की हो। और इसके बाद इसमें इतना ही इम्पोर्टेंट है, इनको याद रखिएगा। सारनाथ के पवित्र बुद्ध अवशेष संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस 2025 में प्रदर्शनी है। तो उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित पवित्र बुद्ध अवशेषों को वियतनाम में आयोजित संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस, तो इसे याद रखिएगा कि जो संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस है वो कहाँ पर आयोजित किया गया है? तो वियतनाम में आयोजित किया गया है, जहाँ पर उत्तर प्रदेश के सारनाथ स्थित पवित्र बुद्ध के अवशेषों को वहाँ पर प्रदर्शित किया गया है। और ये जो अवसर है वो कब से कब तक हुआ? तो 2 से 21 मई 2025 तक इसको प्रदर्शित किया गया है। मुख्य तथ्य की तरफ अगर हम ध्यान दें तो बुद्ध अवशेषों का स्रोत क्या है? ये जो अवशेष है वो सारनाथ के मूल ग्रंथ कुटी विहार से संबंधित है, जिसे महाबोधि सोसाइटी स्थापना अंगारिका धर्मपाल संचालित करती है। अवशेषों की जो खुदाई है वो 1927 से 1931 में नागार्जुन कोड़ा, जो कि आंध्र प्रदेश में एच लॉन्ग हर्ट द्वारा की गई थी।
आयोजन का जो सहयोग है, जो ये वैसाख जो सहयोग है, इसको किसने सहयोग किया है? तो भारत सरकार के संस्कृति मंत्रालय और अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ IBC के सहयोग से आयोजित किया जा रहा है। अब हम देखते हैं कि ये जो संयुक्त राष्ट्र वैसाख दिवस है, ये है क्या, कब स्थापित हुआ और इसके पीछे का क्या हिस्ट्री है। तो जो वैसाख दिवस है, जो बुद्ध के जन्म, ज्ञान प्राप्ति और महापरिनिर्वाण की स्मृति में बनाया जाता है। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने 15 दिसंबर 1999 को इसे अंतर्राष्ट्रीय दिवस के रूप में मान्यता दी थी। पहला जो आधिकारिक आयोजन था वो वर्ष 2000 में न्यूयॉर्क स्थित संयुक्त राष्ट्र मुख्यालय में हुआ था। 2025 की थीम को नजर में रखिएगा, मानव गरिमा के लिए एकता और समावेशिता के लिए बौद्ध दृष्टिकोण, विश्व शांति और सतत विकास के लिए बौद्ध अंतर्दृष्टि। अब ये जो अंतर्राष्ट्रीय बौद्ध परिसंघ है, ये विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक बौद्ध संघ है, बुद्धिज्म से जुड़ा हुआ है, जिसका मुख्यालय जो है वो दिल्ली में है। और जो IBC की स्थापना का प्रस्ताव जो है वो नवंबर 2011 में नई दिल्ली में वैश्विक बौद्ध मंडली में सर्वसम्मति से पारित हुआ था। अब जो नेक्स्ट न्यूज है वो है गंगा एक्सप्रेस वे पर पहली नाइट लैंडिंग की गई है, तो ये एक इम्पोर्टेंट न्यूज बनती है। तो 1 मई 2025 को उत्तर प्रदेश के शाहजहांपुर में गंगा एक्सप्रेस वे के 3.5 किलोमीटर हिस्से पर भारतीय वायुसेना के लड़ाकू विमानों ने देश की पहली बार रात्रिकालीन लैंडिंग का सफल अभ्यास किया है। तो ये काफी इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली बार एक लैंडिंग हुई है। और अगर हम मुख्य तथ्य और आंकड़े के बारे में बात करें तो जो गंगा एक्सप्रेस वे है ये 594 किलोमीटर लंबा है, जो कि मेरठ से प्रयागराज तक कितने जिलों को कवर करता है? 12 जिलों के साथ 518 गांव से होकर गुजरता है। और ये देश का दूसरा सबसे लंबा एक्सप्रेस वे है और राज्य को पूर्व से पश्चिम तक जोड़ता है। शाहजहांपुर के जलालाबाद स्थित पीरू गांव के पास 3.5 से 3.9 किलोमीटर लंबी आधुनिक हवाई पट्टी बनाई गई है। तो गंगा एक्सप्रेस वे का ये जो स्टैटिक पोर्शन है इसको याद रखिएगा। और एग्जाम पर्सपेक्टिव से इसलिए इम्पोर्टेंट है क्योंकि यहाँ पर पहली बार नाइट लैंडिंग की गई है। और ये जो नाइट लैंडिंग की गई है वो 2 से 3 मई 2025 की रात को पहली बार भारत में किसी एक्सप्रेस वे पे लड़ाकू विमान, और ये कौन किसकी लैंडिंग है? लड़ाकू विमान जो है, जो फाइटर्स प्लेन्स हैं, उनकी लैंडिंग की गई है, जिसमें टच एंड गो लैंडिंग की इसमें राफेल है, MiG-29 सुखोई है, मिराज है, जैगवार है, तेजस है और रुद्र जैसे विमान जो हैं वो शामिल किए गए हैं। तो एग्जाम पर्सपेक्टिव से ये वाला न्यूज भी काफी इंपॉर्टेंट है। अब हम चलते हैं उत्तर प्रदेश के वन लाइनर करंट अफेयर्स पे। तो ये उत्तर प्रदेश का वन लाइनर करंट अफेयर्स है, इसको भी हम देख लेते हैं जल्दी से। भारत का पहला प्रमाणित ग्रीन म्युनिसिपल बॉन्ड किस नगर निगम ने जारी किया है? तो गाजियाबाद नगर निगम ने जारी किया है। हाल ही में किस राज्य सरकार ने युवाओं के सर्वांगीण विकास और रोजगार के अवसर को बढ़ाने के लिए ITI चलो अभियान की शुरुआत की है? तो उत्तर प्रदेश ने। चुनौतियां मुझे पसंद है पुस्तक किसकी आत्मकथनात्मक पुस्तक है? तो आनंदीबेन पटेल की है। 11 मई 2025 में ब्रह्मोस मिसाइल की अत्याधुनिक उत्पादन इकाई का अनावरण कहाँ किया गया? तो लखनऊ में किया गया। हाल ही में उत्तर प्रदेश के किस जिले में पहली बार महिला अपराधों की रोकथाम के लिए दक्षिणी अंशिका वर्मा के निर्देशन में 5 सदस्यीय महिला स्पेशल ऑपरेशन ग्रुप का गठन किया गया? तो बरेली जनपद। 16 मई 2025 को राष्ट्रीय महिला आयोग ने किस राज्य में स्थित स्वामी विवेकानंद सुभारती विश्वविद्यालय में कैंपस कॉलिंग नामक एक नई पहल की शुरुआत की है? मेरठ में। तो उत्तर प्रदेश का पहला स्टेट इंस्टीट्यूट ऑफ होटल मैनेजमेंट की स्थापना कहाँ किया जा रहा है? तो गोरखपुर में। 13 मई 2025 को कहाँ पर दुनिया की सबसे बड़ी एरोस्पेस ग्रेन टाइटेनियम इकाई का उद्घाटन किया गया? लखनऊ में। 3 स्टार का क्वेश्चन है, मतलब ज्यादा इंपॉर्टेंट है ये। हाल ही में राज मिश्रा को ब्रिटेन के वेलिंगबोरो शहर का नया मेयर चुना गया है। उनका संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो मिर्जापुर से है। हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह के नाम पर सीड पार्क कहाँ पे स्थापित किया जाएगा? तो लखनऊ में स्थापित किया जाएगा। हाल ही में भारत सरकार ने कहाँ पर छठी सेमीकंडक्टर यूनिट की स्थापना को मंजूरी दी है? तो जेवर में। हाल ही में केंद्रीय इलेक्ट्रॉनिक्स और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्री अश्विनी वैष्णव ने भारत के पहले 3 नैनोमीटर चिप डिजाइन केंद्र का उद्घाटन कहाँ पर किया? तो नोएडा में। हाल ही में उत्तर प्रदेश ने एक जिला एक उत्पाद वन डिस्ट्रिक्ट वन प्रोडक्ट योजना में विभिन्न जिलों के कितने नए उत्पादों को शामिल किया? 12 उत्पादों को। तो अब उत्तर प्रदेश में कितने GI टैग्स हो गए हैं? 74। 9 से 11 मई 2025 तक आयोजित साउथ एशियन आर्म बॉक्सिंग चैंपियनशिप में 5 स्वर्ण पदक जीतने वाले हिमांशु सिंह का संबंध उत्तर प्रदेश के किस जिले से है? तो संत कबीर नगर गांव रसूलपुर से है। उत्तर प्रदेश सरकार ने किस संगठन के साथ मिलकर यूपी एग्रेस, उत्तर प्रदेश कृषि विकास और ग्रामीण उद्यम परिस्थितिकी तंत्र सुदृढ़ीकरण और AI प्रज्ञा पहलों का शुभारंभ किया है? तो विश्व बैंक का।
तो आज हमने उत्तर प्रदेश के करंट अफेयर्स और उत्तर प्रदेश से संबंधित जितने भी करंट अफेयर्स थे उन्हें कंप्लीट किया। आगे वाले आने वाली वीडियोस में हम अन्य राज्य समाचार को कवर अप करेंगे, तो चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू।